ये कहानी है आरएमएस टाइटैनिक की, जिसे द अनसिंकेबल शिप यानी कि कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। मगर टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी यात्रा में ही उत्तरी अटलांटिक महासागर की गहराइयों में डूब गया। उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो कभी न डूबने वाला जहाज महज चंद ही घंटों में अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया। हेलो दोस्तों, मिस्ट्रियोलॉजी टीवी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक, दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज, अपने पहले सफ़र पर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और एक्टर से लेकर इमिग्रेंट तक, जो कि एक बेहतर ज़िंदगी के लिए न्यूयॉर्क जा रहे थे। और इस जहाज़ की कमान संभालने के लिए 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ और उनके साथ कुछ क्रू मेंबर को दिया गया था। सभी लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस जहाज़ को लेकर, क्योंकि टाइटैनिक उस वक्त का सबसे बड़ा और लग्जरियस और तेज़ रफ्तार चलने वाला जहाज़ था, जिसकी लंबाई 269 मीटर और ऊंचाई लगभग 50 मीटर से भी ज़्यादा थी। उस ज़माने में टाइटैनिक को बनाने में लगभग $7.5 मिलियन का खर्च लगा था। अगर आज के वक्त में इस खर्च की बराबरी करें तो ये लगभग $400 मिलियन के बराबर होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल की गई थी वो कमाल की थी। शिप के अंदर की फैसिलिटी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। स्टेंड ग्लास की खिड़कियाँ, ऑर्नेट वुड पैनल, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस, हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर शॉप और 1 लाइब्रेरी भी। और जिस तरह के सेफ्टी फीचर इसमें इस्तेमाल किए गए थे। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने यह दावा किया था कि ये जहाज़ अनसिंकेबल है, यानी ये कभी डूब नहीं सकता। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी सफ़र पर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है। उस समय टाइटैनिक को देखने के लिए करीब 1 लाख लोग वहां पर जमा थे। रवाना होने के 2 दिन बाद यानी कि 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लग जाती है, क्योंकि न्यूयॉर्क के रास्ते में आइसबर्ग यानी कि बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ पानी में मौजूद थे, जो कि खतरा थे इस जहाज़ के लिए। समुद्र से गुजरने वाले जहाज़ रेडियो के जरिए अपने आसपास के जहाज़ों को बर्फ के इन पहाड़ों के बारे में इन्फॉर्म करते हैं और सावधान होने की चेतावनी देते हैं। इन चेतावनी के बाद भी टाइटैनिक अपना रास्ता तो बदलती है, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती। 21.5 नॉट्स यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर यह जहाज़ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता रहता है। 2 दिन बाद यानी कि 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 7 और आइस वार्निंग दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और स्पीड को कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है, तापमान नीचे गिरता है। इस 14 अप्रैल के बारे में ख़ास बात यह थी कि चांद बाहर नहीं आया था, जिसकी वजह से कोई मून लाइट नहीं थी और विजिबिलिटी बहुत कम थी उस रात को। जहाज़ के आगे की तरफ थोड़ी ऊंचाई पर एक लुकआउट पॉइंट होता है, जिस पर बैठकर ठंड का सामना करना और आगे देखना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि तेज़ हवाओं की वजह से आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और साफ दिखाई नहीं देता और आगे देखना और भी मुश्किल हो जाता है। फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक क्रू मेंबर लुकआउट पॉइंट पर बैठा हुआ था। रात के तकरीबन 11:39 हो रहे थे। अचानक से उसको एक बर्फ़ का पहाड़ जहाज़ के बिल्कुल सामने नज़र आता है। जल्दी से वो 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सके। फिर फ़ोन उठाकर कॉल करता है। ऑफिसर को चिल्लाकर कहता है, सामने हमारे आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज़ को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिज पर बैठे इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को इन्फॉर्म करते हैं कि जहाज़ को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका है। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज़ जाकर उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। और ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में ये 200 बाय 400 फीट, जो कि एक फुटबॉल फील्ड के बराबर था, और हाइट में ये लुकआउट पॉइंट तक आ रहा था। कई साइंटिस्ट का कहना है कि इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन था। आइसबर्ग के साथ
टाइटैनिक का टकराव फ्रंट राइट साइड से होता है। करीब 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग के साथ रगड़ता चला जाता है और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया, जिसकी वजह से इसकी मेन बॉडी में छोटे छोटे होल पड़ गए। टक्कर होने के बाद कैप्टन स्मिथ और जहाज के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयू ये जानने की कोशिश करते हैं कि जहाज को कितनी चोट पहुंची है, और जांच करने के बाद इन्हें ये पता चला कि जहाज अब डूब जाएगा। वो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि यह जहाज तो अनसिंकेबल है, कभी डूब नहीं सकता। इस जहाज में 2 मेन सेफ्टी फीचर थे। पहला है डबल बॉटम हल, यानी कि जहाज के नीचे के हिस्से में 2 लेयर थी। अगर एक लेयर टूट भी गई तो दूसरी लेयर जहाज को बचा लेगी। और दूसरा जो बॉटम हल है उसको 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। इनमें 16 में से 4 कंपार्टमेंट भी अगर पानी से भर गए तो भी जहाज तैरते रहेगा। लेकिन आइसबर्ग से ये जो टकराव हुआ था वो जहाज के फ्रंट राइट साइड से हुआ था, जिसकी वजह से 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट ऑलरेडी भर चुके थे। लिमिट सिर्फ 4 कंपार्टमेंट की थी, जिसका मतलब था कि अब टाइटैनिक को डूबने से कोई भी बचा नहीं सकता। टकराव के 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने अपने क्रू मेंबर को एक डिस्ट्रेस कॉल रेडियो पर भेजने को कहा कि शायद आसपास कोई जहाज होंगे, वो हमारे कॉल को देखकर हमें बचाने आ जाएंगे। सीनियर ऑपरेटर जैक फिलिप लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस कॉल भेजते रहते हैं। 20 मिनट के बाद आरएमएस कारपेथिया, एक जहाज जो कि टाइटैनिक के पास था, उन तक ये सिग्नल पहुंचता है। रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और जहाज को मोड़कर टाइटैनिक की ओर उसे बचाने निकल पड़ता है। मगर प्रॉब्लम बस ये थी कि आरएमएस कारपेथिया टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था और टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए उसे 3.5 घंटे का वक्त लगेगा। बाकी क्रू मेंबर फ्लेयर और रॉकेट जलाते हैं हवा में ताकि आसपास कोई शिप हो तो वो हमें बचाने आ जाएगी। मगर कारपेथिया जहाज के अलावा किसी और जहाज से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है। इसके बाद टाइटैनिक के कैप्टन ये ऑर्डर देते हैं कि जहाज में मौजूद लाइफ बोट का इस्तेमाल किया जाए। प्रोटोकॉल के मुताबिक औरतों और बच्चों को पहली प्रायोरिटी दी जाती है लाइफ बोट में जाने की। पैसेंजर की बात करें तो उन्हें ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि टाइटैनिक अनसिंकेबल है, जो कि कभी डूब नहीं सकता। इसी वजह से पहली बार में 65 लोगों की कैपेसिटी वाली लाइफ बोट में सिर्फ 28 लोग ही गए। आधी लाइफ बोट खाली गई। लेकिन फिर टाइम के साथ साथ एक एक करके सभी वाटर टाइट कंपार्टमेंट भरने लगे। जहाज का आगे वाला हिस्सा डूबने लगा। धीरे धीरे पैसेंजर ने यह रियलाइज़ किया कि जहाज अब डूब रहा है और पीछे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठ रहा है। अब जहाज में चारों ओर भगदड़ मच गई। लोग पैनिक में अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लाइफ बोट पर चढ़ने के लिए लोग आपस में लड़ने लगे। प्रॉब्लम यह थी कि टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट ही थी, जिसमें 1200 से ज़्यादा लोग आराम से जा सकते थे। लेकिन 2222 लोगों में सिर्फ 700 लोग ही निकल पाए। आखिरी लाइफ बोट रात के करीब 2:05 पर उतारी गई और अभी भी जहाज पर 1500 लोग मौजूद थे। 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और कभी ना डूबने वाला अनसिंकेबल आरएमएस टाइटैनिक सिर्फ 3 घंटों में ही समुद्र की गहराई में समा गया। वो 1500 लोग जो जहाज पर मौजूद थे वो या तो जहाज के साथ डूब गए और जिनको तैरना आता था वो पानी में कूद गए। मगर पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से ठंड से और हाइपोथर्मिया से मारे गए। टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ कहा जाता है कि अंत तक अपने स्टीयरिंग व्हील पर ही बने रहे और जहाज के साथ डूब गए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था, खुद को गोली मारकर। लगभग 3:30 बजे कारपेथिया जहाज उस लोकेशन पर पहुंचता है, मगर जो लोग लाइफ बोट में निकल चुके थे उन्हें यह जहाज सक्सेसफुली बचा लेता है। इस डिजास्टर के बाद बहुत से सवाल उठे, कई कंट्रोवर्सीज हुई, कई इन्वेस्टिगेशन हुई और कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसे सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए। कैसा लगेगा ये जानकर कि उस रात एक और जहाज मौजूद था जो कि टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पर था, जो टाइम पर पहुंच सकता था टाइटैनिक में सवार पैसेंजर को बचाने के लिए। ये बात सच है। उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्नियन।
टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से सिर्फ 1 घंटा पहले आइसबर्ग की वार्निंग का मैसेज एसएस कैलिफोर्नियन की तरफ से ही आया था। इसके बाद 11:15 पे कैलिफोर्नियन जहाज के रेडियो ऑपरेटर ने रेडियो को ऑफ कर दिया। इसी वजह से इन्हें कोई सिग्नल नहीं पहुंच पाया। कैलिफोर्नियन जहाज टाइटैनिक जहाज से इतने करीब था कि जो पैसेंजर डेक पर मौजूद थे टाइटैनिक के, वो इस कैलिफोर्नियन जहाज को देख सकते थे, लेकिन ये कैलिफोर्नियन जहाज तब भी वहां नहीं पहुंचा। जब रॉकेट और फ्लेयर उड़ाए गए, रात के करीब 12 बजे के बाद ये रिपोर्ट किया जाता है कैलिफोर्नियन जहाज पर मौजूद क्रू ने उन्होंने इन रॉकेट और फ्लेयर्स को देखा था टाइटैनिक से निकलते हुए। उन्होंने अपने कैप्टन को भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन कैप्टन ने कहा कि ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है, टाइटैनिक में अमीर लोग जाते हैं, वो पार्टी कर रहे होंगे। अगर उस रात कैलिफोर्नियन के कैप्टन ने उन रॉकेट और फ्लेयर को सीरियसली लिया होता तो टाइटैनिक में मौजूद कितने लोगों की जान बच सकती थी। अगले दिन सुबह जब रेडियो ऑन करते हैं तो उन्हें SOS कॉल मिलते हैं टाइटैनिक से। फिर ये वहाँ पर पहुँचते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज पानी में तैरती हुई नजर आती है। इस डिजास्टर के बाद कई इंक्वायरी बिठाई गई, जिसका इल्ज़ाम कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन पर लगा। मगर इस डिजास्टर के पीछे सिर्फ एक इंसान की गलती नहीं थी, और भी कुछ गलतियां थी, जैसे कि लाइफ बोट की कमी, जो कि पैसेंजर के हिसाब से सफिशिएंट नहीं थी। उन्हें लगा था कि टाइटैनिक अनसिंकेबल है, ये कभी डूब नहीं सकता। ब्रिटिश इंक्वायरी ने यह भी पता लगाया कि टाइटैनिक को इतनी सारी आइस वार्निंग मिलने के बावजूद भी वो स्पीड को क्यों नहीं कम कर रहे थे। इसके पीछे एक थ्योरी बताई जा रही है कि जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था, उसके चेयरमैन जोसेफ ब्रूस की तरफ से कैप्टन पर यह प्रेशर था कि टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस जहाज को अपनी पहली जर्नी को दिए गए वक्त से पहले ही पूरा करना था और एक रिकॉर्ड बनाना था। टाइटैनिक को ढूंढने में लगभग 75 साल लग गए। सितंबर 1985 में टाइटैनिक को ढूंढा गया, जो कि समुद्र की सतह से 4 किलोमीटर नीचे 2 टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसके बीच की दूरी 600 मीटर की थी। अलग अलग बैक्टीरिया और मैकेनिज्म इसके फ्रेमवर्क को खा रहे हैं। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2030 तक टाइटैनिक जहाज पूरी तरह समुद्र से गायब हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।